हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरिओम सिंह। यूट्यूब चैनल लकी एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारा टॉपिक 10th क्लास का क्रिया चल रहा है। इसमें मैंने आपको कर्म के आधार पर क्रियाएं, सकर्मक अकर्मक क्रियाएं, एक कर्मक और दो कर्मक क्रियाएं करा चुका हूं और आगे प्रयोग एवं संरचना के आधार पर जो क्रियाएं हैं वो हमारा टॉपिक चल रहा है। मैं बता देता हूं, आपके सिलेबस में जो टॉपिक दिया हुआ है वो टॉपिक दिया हुआ है क्रिया। उस टॉपिक के अंतर्गत ये नहीं दिया हुआ है कि आपको ये क्रिया पूछी जाएगी या ये क्रिया पूछी जाएगी या इस क्रिया से संबंधित वाक्य आएगा या इस क्रिया से संबंधित वाक्य आएगा। आपको क्रिया टॉपिक के अंतर्गत पूरा कंप्लीट टॉपिक पढ़ना है, जिसमें मैं बता चुका हूं कि सबसे महत्वपूर्ण जो एग्जामिनर पूछता है 10th क्लास के लेवल के हिसाब से एक क्वेश्चन बनता है, वो सकर्मक या अकर्मक क्रिया इसे ही पूछता है। उसमें भी एक कर्मक और द्विकर्मक क्रिया से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है। दूसरी बात, प्रयोग एवं संरचना के आधार पर जो क्रियाएं होती हैं वो 8 प्रकार की होती हैं, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण जो क्रियाएं होती हैं वो पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सजातीय क्रिया। जिन क्रियाओं का अध्ययन हम कर चुके हैं ये ही क्रियाएं सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। लेकिन हमारा ये टॉपिक है क्रिया है, हमें पूरा पढ़ना होगा क्योंकि कहीं से प्रश्न बन के आ सकता है। इसलिए इसके बाद में जो 4 क्रियाएं बचती हैं, सहायक क्रिया, सामान्य क्रिया, कृदंत क्रिया और नाम धातु क्रिया, इनका भी हम सामान्य रूप से अध्ययन करेंगे। प्रयोग एवं संरचना के आधार पर क्रियाओं के अंतर्गत पहली जो क्रिया थी पूर्वकालिक क्रिया। ये पूर्वकालिक क्रिया मैं बता चुका हूं कि ऐसी क्रिया जिन वाक्यों में एक क्रिया पहले घटित हो जाती है या की जाती है कर्ता के द्वारा और दूसरी क्रिया बाद में की जाती है, वो क्रिया आपकी पूर्वकालिक क्रिया होती है। अर्थात पहले जो क्रिया की जाती है वो क्रिया आपकी पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आती है। दूसरी क्रिया थी आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया आपकी वो क्रिया होती है जिसमें कि कर्ता स्वयं कोई कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है या प्रेरित करता है, वो क्रिया आपकी प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आती है। अगली जो क्रिया थी आपकी वो क्रिया थी संयुक्त क्रिया। ऐसे वाक्य जिनमें कि मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया दोनों आती हैं, वो आपकी संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आती है। सजातीय क्रिया, ऐसी क्रिया जिसमें कि ऐसे वाक्य जिसमें कि कर्म और क्रिया इन दोनों की जो मूल धातु होती है वो मूल धातु एक ही होती है, ऐसी आपकी क्रियाएं आपकी सजातीय क्रिया के अंतर्गत आती हैं। इन चारों क्रियाओं का अध्ययन हम यहाँ तक कर चुके हैं। मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको ये चारों क्रियाएं क्लियर होंगी। जैसे ही आपका ये क्रिया टॉपिक खत्म होगा उसके बाद आपको कई प्रकार के उदाहरण यहाँ पर कराए जाएंगे, एग्जाम्पल कराए जाएंगे, जिनके माध्यम से आपकी जो डाउट हैं क्रिया को पहचानने के, सकर्मक अकर्मक, इनको पहचानना कैसे जाता है, आप कैसे वाक्यों को पहचान लोगे, इनका भी अध्ययन यहाँ पर रिवीजन आपको करा दिया जाएगा। यहाँ तक क्रियाएं कंप्लीट होने के बाद में, पूरी होने के बाद में आपकी अगली क्रिया है सहायक क्रिया। जैसे कि बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। वाक्यों में सहायक क्रिया किसी भी वाक्य में मूल क्रिया को पूर्ण रूप प्रदान करने वाली क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है। मूल क्रिया, कौन सी क्रिया? मूल क्रिया। उस मूल क्रिया को जो क्रिया सहायता प्रदान करती है, क्या करती है? सहायता या पूर्ण प्रदान करती है, अर्थात पूर्ण रूप उसे देती है। किसको? मूल क्रिया को। पूर्ण रूप प्रदान करती है किसको? मूल क्रिया को। वह क्रिया आपकी कौन सी क्रिया के अंतर्गत आती है? सहायक क्रिया के अंतर्गत आती है, जिसे कि हम अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। अर्थात जो मूल क्रिया होती है, आना जाना, ये सभी जो हैं, पढ़ना लिखना, आता जाता, नहाना, ये सभी जो क्रियाएं इनको पूर्ण रूप प्रदान करती है, उन्हें पूरा दिखाती है,
ऐसी जो क्रियाएं होती हैं आपकी वो सहायक क्रिया के अंतर्गत आती हैं। यह क्रिया काल के आधार पर परिवर्तित होती रहती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात कि जो सहायक क्रिया होती है, यह सहायक क्रिया होती है हमारे काल के अनुसार क्या होती है, परिवर्तित होती रहती है। काल के आधार पर वर्तमान कालिक, भूतकालिक और भविष्यकालिक, इन तीनों के आधार पर यह क्रिया क्या होती है, परिवर्तित होती रहती है। जैसे था, थी, थे, गागी, गे, हैं, हूं, हैं आदि, इसके आधार पर यह क्रिया परिवर्तित होती हुई रहती है। जैसे हम अगर उदाहरण देखें तो उदाहरणों के माध्यम से अगर हम समझें तो अरविंद पढ़ता है, अरविंद पढ़ता है, अरविंद यहाँ क्या है आपका, कर्ता। अरविंद क्या है, कर्ता। पढ़ता है, ये पढ़ता, इसमें मूल धातु हो गई क्या, पढ़। मूल धातु क्या है आपकी इसमें, पढ़। और इसमें क्रिया कौन सी है, पढ़ना। और पढ़ना क्या है इसमें, मूल क्रिया। कौन सी क्रिया है ये मूल क्रिया है। किसकी कार्य कर रहा है ये, पढ़ने का। और इसको पूर्ण रूप प्रदान करने वाली ये वाला क्या कहलाएगी आपकी, सहायक क्रिया। क्या कहलाएगी, सहायक क्रिया। और ये जो क्रिया है यह काल के आधार पर परिवर्तित होती हुई क्रिया रहती है। अर्थात ये वाली जो क्रिया है काल के आधार पर परिवर्तित होती है। मूल क्रिया जो होती है उस मूल क्रिया को क्या प्रदान करती है, ये पूर्ण रूप प्रदान करती है। यहाँ पर मूल धातु जो है पढ़ता में क्या है, पढ़ है। और इसकी जो ये पढ़ता क्या है, मूल धातु है। और पढ़ना क्या है इसमें क्रिया, इसे पूर्ण रूप प्रदान करते हैं क्या, हैं शब्द जो है इसको पूर्ण रूप प्रदान कर रहा है, इसलिए यहाँ पर यह कैसी है, सहायक क्रिया। इन क्रियाओं में बता चुका हूं कि इन क्रियाओं में से प्रश्न आने की संभावना बहुत नगण्य रहती है, कम रहती है। लेकिन हमें टॉपिक है क्रिया, इसलिए उनका अध्ययन करना होगा। अगला, शालू खेलने जाती है। शालू क्या यहां, करता। खेलने जाती है, जाती है, खेलने, जाना, खेलना, ये क्या है यहां पर, यह है मूल क्रियाएं। और इन मूल क्रियाओं को पूर्ण रूप प्रदान कौन सी क्रिया कर रही है, ये सहायक क्रिया कर रही है। इसलिए यहां थी क्या है आपकी, सहायक क्रिया। क्या है यहां पर, ये थी सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग की गई है। अगला, बालक रो रहा है। बालक रो रहा है, बालक क्या है यहां पर, कर्ता। रो यानी कि क्या, ये रोना क्या हो गई आपकी, क्रिया। और ये कैसी क्रिया है आपकी, ये आपकी है मूल क्रिया। और रहा है, ये क्या है आपका, रहा है, ये क्या है आपकी, सहायक क्रिया। क्या है आपकी, ये सहायक क्रिया। बालक रो रहा है, मुख्य क्रिया, ये सहायक क्रिया। मोहन खाना खा रहा था। मोहन खाना खा रहा था, मोहन क्या है यहां पर, कर्ता। मोहन क्या है, कर्ता। खाना क्या है यहां पर, क्या खा रहा था, खाना खा रहा था। खाना क्या है यहां पर, कर्म है आपका। और खा, ये क्या हो गई आपकी, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या है इसमें, खाने का कार्य कर रहा है वो। और रहा था, ये आपकी क्या है यहां पर, सहायक क्रिया। क्या है यहां पर, ये सहायक क्रिया। अगर वाक्य को देखा जाए कि ये सकर्मक है और अकर्मक की पहचान करें तो क्या, किसको, किसे, क्या खा रहा था, खाना खा रहा था। इसलिए किस वाक्य के अंतर्गत आएगा, ये आपका सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है वाक्य। इस प्रकार से आपकी सहायक क्रिया होती है। सहायक क्रिया अर्थात हेल्पिंग वर्ब, अर्थात जो मूल क्रिया होती है, मूल क्रिया को पूर्ण रूप प्रदान करने वाली जो क्रियाएं होती हैं वो क्रियाएं हमारी सहायक क्रिया के अंतर्गत आती हैं। और जो सहायक क्रियाएं होती हैं वो सहायक क्रियाएं काल के आधार पर परिवर्तित होती हुई रहती हैं। तथा ये जो क्रियाएं होती हैं ये अपूर्ण क्रियाएं भी कहलाती हैं। तथा जो मूल क्रिया है उस मूल क्रिया को क्या करती है, पूर्ण रूप प्रदान करके एक वाक्य को संपूर्ण बनाने में क्या होती हैं, सहायता करती हैं। ये क्रियाएं जो है आपकी, ये हमारी सहायक क्रिया कहलाती हैं। इसके बाद इसे आप नोट कर लें। इसके बाद हम अगली क्रिया देखेंगे। कौन सी क्रिया, सामान्य क्रिया। हमारी सहायक क्रिया, सहायक क्रिया
के बाद में अगली जो क्रिया है वो कौन सी है? सामान्य क्रिया। जिस प्रकार से सहायक क्रिया के अंतर्गत जो मूल क्रिया होती है, मूल क्रिया की अर्थ को पूर्ण करने वाली या उसकी सहायता करने वाली जो क्रिया होती है हमारी, वो क्रिया कहलाती है सहायक क्रिया। इसी सहायक क्रिया के साथ साथ आपकी दूसरी जो क्रिया होती है वो क्रिया है सामान्य क्रिया। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि ये जो क्रिया होती है सामान्य अर्थ में प्रयोग की जाती है, सामान्य होती है। जब किसी वाक्य में केवल एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। कितनी क्रिया का प्रयोग? एक ही क्रिया का प्रयोग। कोई भी वाक्य होता है, उस वाक्य के अंतर्गत जब किसी वाक्य में, सेंटेंस में एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है, वह क्रिया आपकी किस क्रिया के अंतर्गत आती है? सामान्य क्रिया के अंतर्गत आती है। कोई भी वाक्य होगा, उस वाक्य के अंतर्गत हमेशा एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। अगर ऐसी स्थिति किसी वाक्य के अंतर्गत बनती है तो वो क्रिया आपकी सामान्य क्रिया के अंतर्गत आती है। ऐसी जो क्रिया होती है वह क्रिया जो बिना सहायक क्रिया की सहायता के अपने सामान्य अर्थ में आती है, सामान्य रूप में आती है। अर्थात जो सामान्य क्रिया होती है वह सामान्य क्रिया बिना सहायक क्रिया की, जो पहले हमने क्रिया पढ़ी है, कौन सी क्रिया? सहायक क्रिया। इस सहायक क्रिया के बिना ही अपने स्थान, अपने सामान्य रूप में अगर वो क्रिया प्रयोग में आ रही है, प्रयोग की जा रही है, तो वो क्रिया आपकी सामान्य क्रिया के अंतर्गत आती है। अगर हम इसे विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझें तो ऐसी क्रियाओं में आपके दी, पिया, लिया, दिया, लेना, देना आदि ऐसे वाक्य अंत में आते हैं जिनमें अगर ये देखा जाए तो ये मूल धातु है। जैसे दी का मूल क्या हो गया इसमें? क्रिया देना। पिया का पीना, लेना, देना आदि ये क्या है आपके? आदि इसमें क्या है? ये क्रिया है। और ये क्रिया के मूल रूप में बदल जाती हैं। जैसे हम उदाहरणों के माध्यम से देखेंगे, बालक रोता है। बालक हमारा क्या है यहाँ पर? कर्ता। और है क्या है हमारी? ये सहायक क्रिया है। क्या है हमारा यहाँ पर? ये है सहायक क्रिया जो पहले कराया मैंने। अब इस क्रिया में ये क्या है आपकी? मूल क्रिया क्या है? रोना। अर्थात जब किसी वाक्य में केवल एक ही क्रिया का प्रयोग किया, ये जो सेंटेंस है बालक रोता है, इसमें एक ही क्रिया है और वो क्रिया क्या है? रोना। अर्थात वाक्य को सुंदर बनाने के लिए, सही बनाने के लिए क्रिया के रूप में परिवर्तन कर दिया जाता है या ना के रूप में परिवर्तन कर दिया जाता है। और यहाँ क्या हो गया? रोना का रोता। लेकिन है क्या है? ये क्रिया। दूसरा, सीता खाना पकाती है। सीता क्या है? कर्ता। अगर खाना क्या है यहाँ पर? अगर देखा जाए क्या पकाती है तो क्या है यहाँ? कर्म। खाना क्या है? कर्म। और कर्म के अंतर्गत देखेंगे तो ये कैसा वाक्य हो गया हमारा? ये हो गया सकर्मक वाक्य। कौन सी? सकर्म वाक्य, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के अंतर्गत भी देखा जाए तो इसमें कितने कर्म आ रहे हैं? एक कर्म। और एक कर्म होने की स्थिति में यह वाक्य हमारा कौन सा हो जाता है? एक कर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? एक कर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। पकाती है, पकाती अर्थात पकाती, इसकी क्रिया देखा जाए तो क्रिया कौन सी इसमें? पकाना। क्या है? पकाना। और ये क्या है आपकी? क्रिया। अब इस वाक्य में एक ही क्रिया आई है, वो सामान्य क्रिया के अंतर्गत आती है, इसलिए ये कौन सी क्रिया कहलाएगी? सामान्य क्रिया। और यहाँ पर है शब्द जो है ये किसके रूप में आया है? सहायक क्रिया के रूप में आता है। इस प्रकार से हम सहायक क्रिया और सामान्य क्रिया को पहचान सकते हैं। और सेंटेंस देखें, मोहन ने लड़के को गेंद दी। अब यहाँ पर जो दी शब्द जो है, ये दी शब्द के अगर क्रिया देखा जाए तो इसमें क्या है? क्रिया देना। लेकिन वाक्य को सुंदर बनाने के लिए हमने ना के रूप में परिवर्तन कर दिया है और देना का क्या लिख दिया है? दी। अब यहाँ पर जो दी है, ये देना, ये क्या है? यहाँ पर एक ही क्रिया इसमें की जा रही है कि मोहन ने लड़के को गेंद दी। मोहन के द्वारा लड़के को क्या दी गई है? गेंद। तो एक ही क्रिया की गई है। अब हम इससे प्रश्न करें क्रिया से
क्या दी, क्या दी, तो आंसर निकल करके आएगा क्या दी, गेंद दी। तो इसलिए कैसा वाक्य है ये, सकर्मक वाक्य। कौन सा वाक्य, सकर्मक क्रिया, क्या दी, गेंद दी। और अगर हम इससे दूसरा प्रश्न करें, किसको या किसे दी, तो इसका भी उत्तर हमारे पास निकल के आता है, किसको दी, लड़के को दी। जब हमारे क्रिया के माध्यम से क्या, किसको या किसे, इन दोनों के उत्तर निकल करके आ जाते हैं, तो हमारा वाक्य किसके अंतर्गत आता है, द्विकर्मक। किसके अंतर्गत, द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत हमारा वाक्य आ जाता है। इस प्रकार से हम किसी भी वाक्य में एक कर्मक, द्विकर्मक, सकर्मक और अकर्मक क्रिया का भी अध्ययन कर सकते हैं। राम ने दूध पिया, राम क्या है यहाँ पर, कर्ता, दूध पिया, पिया इसमें क्या है, मूल धातु, क्रिया क्या है, पीना। और अगर मूल धातु देखा जाए तो इसमें क्या है, पी, क्या है ये, धातु। और अगर इसमें क्रिया पीना हो गई, मूल धातु है पी, इसलिए किसके रूप में आ जाएगी, आपके सामान्य क्रिया। और अगर वाक्य देखा जाए क्या पिया, तो आंसर निकल के आता हमारा क्या पिया, दूध पिया, इसलिए हमारा ये वाक्य किसके अंतर्गत आता है, सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से आपकी ये सामान्य क्रिया होती है। दोबारा देखें, जब किसी वाक्य में केवल एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है, अर्थात कोई भी वाक्य होगा, उस वाक्य के अंतर्गत आपको एक ही क्रिया दिखाई देगी, तो वो एक जो क्रिया होती है वो क्रिया आपकी सामान्य क्रिया के अंतर्गत आती है। वह क्रिया सामान्य क्रिया आती है, वह क्रिया जो बिना सहायक क्रिया की सहायता से, अर्थात यहाँ पर कोई भी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया है, दी है, पिया है, लेकिन यहाँ पर कोई भी सहायक क्रिया नहीं है, तो बिना सहायक क्रिया के भी अगर वाक्य में जो क्रिया आती है वो क्रिया किसके अंतर्गत आती है, आपके सहायक सामान्य क्रिया के अंतर्गत आती है। दी, पिया, लिया, दिया, ये सभी ऐसी क्रियाएं हैं जो कि बिना सहायक क्रिया के वाक्यों में प्रयोग की गई हैं। इस प्रकार से आपकी दो क्रियाएं, एक तो सहायक क्रिया और एक सामान्य क्रिया, ये दोनों क्रियाएं आपकी संपूर्ण हो जाती हैं, पूर्ण हो जाती हैं। इसके बाद में आपकी प्रयोग एवं संरचना के आधार पर क्रियाओं के अंतर्गत 6 क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। अगर इनमें तब भी कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट्स के माध्यम से इनके एग्जाम्पल पूछ सकते हो, कोई परेशानी हो तो पूछ सकते हो। कल की क्लास में हम कृदंत क्रिया और नाम धातु क्रिया, इन दोनों क्रियाओं का अध्ययन करेंगे और इस प्रकार से प्रयोग एवं संरचना के आधार पर जो क्रिया के 8 भेद हैं वो 8 भेद आपके पूर्ण हो जाएंगे। और काल के आधार पर जो क्रिया के भेद हैं उनका हम सामान्य रूप से अध्ययन करेंगे, क्योंकि जो काल टॉपिक है आपके सिलेबस में अलग से दिया हुआ है, वहां उस काल टॉपिक का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।